अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन थर्ड सेमेस्टर और बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झैल टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साथ डिफाइन द फॉलोइंग की टर्म्स। हमारे साथ जो बेसिक टर्म्स है जो कि हम नर्सिंग एथिक्स के सब्जेक्ट में हमें बार बार मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलेंगे, तो उन बेसिक टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको जो है ना याद करेंगे ताकि हमें फिर पूरे सब्जेक्ट में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स की कि एथिक्स कैसे कहते हैं, एथिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह से नर्सिंग एथिक्स क्या होती है, बायो एथिक्स से क्या मुराद है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, मोरल्स क्या है, बिलीव, एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट, डिलेमा, एथिकल डिलेमा, ये हमारे साथ वो बेसिक टर्म्स है जो कि आपको इस पूरे सब्जेक्ट में जगह जगह पर मुख्तलिफ यूनिट्स में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग इस यूनिट नंबर 1 को गौर से सही कंसंट्रेट देकर इसको आप लोग समझे तो इंशाल्लाह इस एक यूनिट को समझने के बाद आपको बाकी जो यूनिट है वो इंतहाई आसान हो जाएंगे और किसी किस्म का मसला आपको फिर इस सब्जेक्ट में नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग प्रोफेशन में एथिक्स की क्या अहमियत है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ रिव्यू क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन के लिए हमारे साथ क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स होते हैं तो उन करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे साथ जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एथिक्स है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स की और इसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एथिक्स क्या है? सिंपल अल्फाज में अगर एथिक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो एथिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड ईथोस से लिया गया हमारे साथ एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कस्टम और करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर। कस्टम किसे कहते हैं? कस्टम से मुराद तौर तरीके, करेक्टर से मुराद आपके जो खसूसियात होते हैं जिसके बेस पर आपको पहचाना जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक पहचान बनी होती है कम्युनिटी में, माशरे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यार इसकी करेक्टर ठीक नहीं है या ये इस करेक्टर के मालिक है, ठीक है, या इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो जो हम उसको एक क्या कहते हैं लक़ब दे रहे होते हैं तो वो लक़ब हमने उसको उसकी जो खसूसियात होती है उसमें जो खसूसियात पाए जाते हैं या उसके जो आदात होते हैं उसके बेस पर हम उसको वो लक़ब देते हैं और यही चीज़ जो है उस शख्स की क्या करती है, उस शख्स की पहचान को बनाती है। ठीक है, सो एथिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड ईथोस से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कस्टम और करेक्टर। कस्टम से मुराद तौर तरीका और करेक्टर से मुराद आपके जो खसूसियात होते हैं, आप जिसके बेस पर पहचाने जाते हैं, तो ये आपके करेक्टर है। ठीक है, सो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज़ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, ठीक है, हमारा जिस लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन होती है, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो वो लोग जो है हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो लोग जो है हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लोग जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है इसने इस तरीके से रहना है, इसने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, इस तरह से करेगा तो ये ठीक लगेगा, इस तरह से नहीं करेगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो मतलब ये है कि माशरे की नज़र में या माशरा हमसे जो तवक्को रखती है, ठीक है, कि हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता
है तो इसको सिंपल अल्फाज में हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम इसकी एक और डिफिनीशन देखें तो इसमें कहते हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग पीपल, मतलब ये है कि लोगों के साथ हम जिस तरीके से पेश आते हैं, लोगों के साथ हम जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, ठीक है, तो वो बर्ताव करना, वो जिस तरीके से हम उनके साथ पेश आते हैं, तो ये असल में डिफ़ाइन करती है हमारे एथिक्स को, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को, और इसी के बेस पर लोग फिर हमको जज करते हैं कि आया हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एथिक्स इज़ द सिस्टम ऑफ मोरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट बिकम द स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है। डिफिनीशन आपको हज़ारों मिलेंगे, डिफिनीशन जो है वो आपको हज़ारों मिलेंगे, लेकिन मतलब सबका एक ही है, ठीक है, कि माशरे में रहते हुए माशरे के लोग आपसे जिस तरीके के बर्ताव का आपसे जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, कि आप अच्छी तरीके से माशरे में रहेंगे और एक मिसाल बनकर रहेंगे, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के हवाले से, तो इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे जाए बायो एथिक्स की तरफ, तो बायो एथिक्स से मुराद एथिक्स अप्लाइड टू लाइफ, मतलब ये है कि हम जिस तरीके से जो है लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत का करना, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ जो है घुल मिल जाना, तो जिस तरीके से हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है हम जो है एक ख़ास तरीक़ों को हमने जो है अडॉप्ट किया होता है, अपने ऊपर अप्लाई किया होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो एथिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग एथिक्स की। तो नर्सिंग एथिक्स से मुराद ये है कि एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में मुख्तलिफ़ किस्म के एथिक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जब हम इन मसाइल्स को डील करते हैं, ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग एथिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है एक पेशेंट को डील कर रहे हैं, आपके पास जो है एक केस आता है जो कि बहुत सेंसिटिव केस होता है, जिसके बारे में लोगों की जो सोच है वो नेगेटिव होती है, लोग जो है उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसको एड्स हुई है, क्या हुई है, एड्स हुई है उसको। तो एड्स के बारे में हमारे माशरे में लोग बहुत बुरा सोचते हैं, लोग कहते हैं कि जो एड्स है ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से होती है, जबकि हकीकत में सिर्फ ये एक वजह नहीं है एड्स के होने के, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई शख्स अगर किसी को एड्स हो और दूसरे लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि इस बंदे को एड है, तो लोग उसको फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है स्टिग्मेटाइज करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यार, तंज का सामना करना पड़ता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है बुरी निगाह से देखते हैं, ठीक है, लोग उसको टोनिंग करते हैं। तो ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर एक केस आया है आपके नर्स के पास, ठीक है, या आपके पास, तो आप अपने हॉस्पिटल के जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप उस केस को सिर्फ अपने तक ही महदूद रखते हैं, और उस पेशेंट के इर्द गिर्द के जो लोग आम लोग होते हैं उनको जो है उसकी कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये है कि आप उनकी जो केस है, उनकी जो सिचुएशन है, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक एथिकल इशू है जिसको आपने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको डील किया, सही है। इसी तरह से अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू का सिंपल अल्फाज में वैल्यू से मुराद ये है कि एक चीज़ जो है आपकी नज़र में उसकी क्या अहमियत है, एक चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा आपके लिए वो अहम है, तो इसको कहते हैं वैल्यू, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। बिलीफ और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्टिव, आइडिया और एक्शन, मतलब ये है कि
किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में, किसी आइडिया के बारे में या कोई काम हो उसके बारे में आपका जो रवैया होता है, एटीट्यूड से मुराद आपका जो रवैया होता है, या आप उसके बारे में जो बिलीव रखते हैं, बिलीव से मुराद आप जो सोच रखते हैं कि ये बंदा जो है आपके लिए अहम है या नहीं, या जो ऑब्जेक्टिव है आपके, जो आपके गोल्स है, ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो मैटर करती है या नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह के जो बिलीव या एटीट्यूड होते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में इसको हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कि वैल्यू को डिफ़ाइन करें तो सिंपल अल्फाज में आपने उनको कहना है, ज़्यादा डिफ़ाइन ये चीज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज में उनको कहें कि कोई चीज़ हमारी नज़र में उसकी क्या अहमियत है, किसी चीज़ की हमारी नज़र में क्या अहमियत है, आया वो चीज़ या आया वो शख्स हमारे लिए अहमियत के हामिल है या नहीं है। तो ये जो हम बिलीव करते हैं, ये जो हमारा रवैया होता है उस शख्स के बारे में या उस चीज़ के बारे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि हमारे साथ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि किसी चीज़ में आपका किसी के साथ जो है ना क्या हो जाए, तनाज़ा पैदा हो जाए। एक एक केस जो है आपके पास आता है, ठीक है, और आप दो नर्सेज जो है उस केस को आप डील कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर आप मिसाल के तौर पर एक साइन सिम्टम आपको मिलता है, तो एक नर्स जो है उस सिम्टम के हवाले से एक तरह की जो है वो बयान देते हैं और दूसरे नर्स जो है वो दूसरी तरह का बयान देते हैं। तो दोनों का इस एक केस के ऊपर जो है वो बात नहीं बन पाती, दोनों का जो है इस मसले पर क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इस मसले पर दोनों जो है एग्री नहीं हो पाते। तो मतलब ये है कि दोनों के दरमियान में क्या हो गई, तज़ाद पैदा हो गई। तो दोनों जो है ना किस चीज़ का शिकार होंगे, तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। सो मेंटल स्ट्रगलिंग या स्ट्रगल रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्पैटिबल और अपोजिंग नीड विशेस एक्सेट्रा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं डिलेमा की तरफ। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो अभी से ये आप अपने साथ रखें कि ये वो टर्म्स है जो कि आपके आने वाले जितने भी सब्जेक्ट है, सॉरी जितने भी यूनिट है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 को सही तरह से देखें, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसी को ही आप अपने अल्फाज में इसको आप अपने माइंड में बिठा दें, तो आप यकीन जाने कि कोई भी आपको फिर कहीं पर भी आपको जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर सकते, और आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स के ज़रिए जो है ना अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिलेमा की। डिलेमा क्या है, अ कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन दैट सीम्स टू हैव नो सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन। देखिए, मिसाल के तौर पर बहुत ही सिंपल इसका मैं आपको जो है ना डिफिनीशन करके बताता हूँ डिलेमा का, ठीक है। डिलेमा और कन्फ्लिक्ट में जो है डिफरेंस है, ठीक है। डिलेमा की आप बात सुने, फिर आपको कन्फ्लिक्ट खुद ब खुद ही जो है वो क्लियर हो जाएगी। डिलेमा से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना आप लोगों के जो है ना 100 रुपीज़ ली है, मैंने आप लोगों से 100 रुपीज़ ली है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम्पल को समझे, मैंने आप लोगों से 100 रुपये ली हैं, और अब कुछ दिन बाद जो है आप आते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरे वो 100 रुपये मुझे वापस कर दे, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि यार आपके पैसे तो मुझे वापस करने हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर मसला बन गया है, यहाँ पर जो है ना हम एक दूसरे के साथ अभी एग्री नहीं हो रहे, तो हम एक ही जगह पर रुक गए हैं, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। फिर हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं।
अब हम दोनों का मसला बन चुका है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास पूरे नहीं हैं और आप कहते हैं कि नहीं है, मुझे पूरे 100 के 100 रुपये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा बंदा आता है और वो हमारा फ़ैसला करता है। वो कहता है कि ठीक है अब्दुल्ला, तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि अहमद है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जो है ना क्या कहते हैं इरम है, ठीक है, या मैं कहता हूँ सना है, या मैं कहता हूँ जो है कुलसूम है, या मैं कहता हूँ कि कोमल है, ठीक है। तो ये आई हुई हैं और मुझे कहती है कि सर मेरे 100 रुपये वापस कर दे, बस मुझे चाहिए और मैं वेट नहीं कर सकती, ठीक है, या नहीं कर सकता। तो वो तीसरा बंदा क्या कहता है, क्या करता है, वो तीसरा बंदा दरमियान में आता है और सालिसी का किरदार अदा करता है। वो कहता है कि अब्दुल्ला जी, आपके पास 100 रुपये नहीं है, 50 रुपये मुझे दो ज़रा। तो मैं उनको 50 रुपये दे देता हूँ और वो 50 रुपये वो आपको दे देते हैं कि ये ले ले, आपके हाफ़ पैसे हो गए हैं। और वो कहते हैं कि इनके बाकी जो हाफ़ पैसे हैं 50 रुपीज़ वो भी अब्दुल्ला आपको देंगे, इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अब्दुल्ला के पास अभी नहीं है, तो आप इनके साथ गुजारा करें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो फ़ैसला हुआ है, तो इस फ़ैसले पर जो है आप भी खुश नहीं हैं, ठीक है, मतलब मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं है। और मैं भी ज़ाहिरी बात है, मुझसे तो आप पैसे ले रही है, तो मैं भी जो है ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा जो है ना मेरे दिल में भी वो होगा कि यार थोड़ा सा सब्र करती तो मैं आपको पूरे दे देती, इस तरह से करने की क्या ज़रूरत थी। तो एक ऐसा फ़ैसला जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन जो है वो मुकम्मल तौर पर उससे मुतमईन ना हो, मुकम्मल तौर पर उससे सेटिस्फाई ना हो, उस सलूशन से सेटिस्फाई ना हो, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिलेमा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट और डिलेमा के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एथिकल डिलेमा की। एथिकल डिलेमा क्या है, देखिए डिलेमा की समझ तो आपको आ गई है, ठीक है। अब एथिकल डिलेमा की तरफ आते हैं तो ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ी सी इसमें एडिशन हुई है। इसकी डिफिनीशन को आप लोग ज़रा देखें। कहते हैं कि एथिकल डिलेमा इज़ अ कम्प्लेक्स सिचुएशन दैट ऑफन इन्वॉल्व an apparent mental conflict between moral claims in which to obey one would result in transgressing another। एथिकल डिलेमा जो है ये डिलेमा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये होती है कि इसमें जब एक बंदा जो है जो उसने जो क्लेम की होती है, उसने जो क्या किया होता है, दावा किया होता है, क्लेम से मुराद जो दावा उसने किया होता है, ठीक है। तो उस दावे के मुताबिक जो फ़ैसला होता है तो उसमें जो है एक बंदा जिसके हक़ में फ़ैसला होता है तो उसकी बात तो मान ली जाती है, उसको तो वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो दूसरा फ़रीक़ैन है तो वो इस पर राज़ी नहीं होता, वो इसके साथ जो है एग्री नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह से जो है ना हमारे साथ बात जो है मसला जो है वो इसी तरह से ही रह जाती है, वो हल नहीं हो पाती मुकम्मल तौर पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। देखिए ये सारे टर्म जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरचेंजेबल है, मतलब बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ जगहों पर सारे वर्ड जो है एक ही मतलब के लिए या एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें डिफरेंस है, इनमें फ़र्क है, लेकिन बहुत बारीक बारीक डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर एक और बात है, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। हमने बात की एथिक्स की, हमने बात की किस चीज़ की, हमने बात की कंडक्ट्स की, ठीक है, और हमने बात की मोरल की, सही है। तो एथिक्स, कंडक्ट और मोरल, इन तीनों में जो है हमारे साथ क्या है डिफरेंस है, इसको आप समझें। सबसे पहली बात यह है कि मोरल जो है ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्टिव फिनोमिना से मुराद ये है कि ये आपके अपने अंदरूनी इंटरनल फीलिंग्स को कहते हैं मोरल, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं। कोई बंदा जो है कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, आया वो जो काम कर रहा है आया आपके नज़र में वो ठीक है
या गलत है, सही है या सही नहीं है। तो आपके नज़र में वो काम का सही होना या गलत होना, इसके हवाले से आपका जो बिलीव होता है, ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स होते हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोरल कहते हैं। एथिक्स जो है, एथिक्स जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। क्या है? ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। और कंडक्ट जो है ये भी हमारे साथ ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, ठीक है। मतलब इसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को ऑब्जर्व करते हुए आप उनके कंडक्ट, उनके एथिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इखलाक कैसे है। इनका उठने बैठने से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की फैमिली या बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे साथ ऑब्जेक्टिव है और मोरल जो है ये हमारे साथ सब्जेक्टिव फिनोमिना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा जी, आ जाते हैं मोरल की तरफ। मोरल क्या है? इसके डिफिनीशन को देखें। इज़ अ पर्सनल कन्विक्शन दैट समथिंग इज़ एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग एंड गुड और बैड इन ऑल द सिचुएशन इज़ कॉल्ड मोरल। मतलब ये है कि आपका अपना एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू होती है, आपकी अपनी एक पर्सनल बिलीव होती है, ठीक है, जिसमें आप अपनी नज़र से चीज़ों को देखते हैं और अपने नज़र के मुताबिक जो है आप उसको क्लासिफाई करते हैं या उसको आप जज करते हैं कि आया ये चीज़ जो है राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है। तो इस तरह की जो पर्सनल कन्विक्शन होती है, ठीक है, पर्सनल कन्विक्शन से मुराद ये है कि आपकी अपनी ज़ाती जो सोच होती है, ज़ाती जो ख़यालात होते हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक किसी चीज़ का बैड होना या गुड होना या किसी चीज़ का राइट होना या रॉन्ग होना, इसको हम कहते हैं मोरल, ठीक है। तो पर्सनल कन्विक्शन है तो पर्सनल से मुराद ये है कि इसका सिर्फ आपको ही पता होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है। अच्छा जी, बिलीव क्या है? इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन दैट वी एक्सेप्ट एज ट्रू। मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में हमारी जो राय होती है, इसको हम बिलीव कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम जो राय देते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम फैसला देते हैं, ठीक है, जिसको हम सही मानते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ ट्रू, तो इस तरह की जो ओपिनियंस होते हैं या जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती है, ठीक है, जो हमारे ख़यालात होते हैं या जो हमारी सोच होती हैं, ठीक है, जितने हद तक हम उसको समझ चुके होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बिलीव। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ नॉट ऑन फैक्ट। अच्छा जी, बिलीव जो है ये असल में फेथ पर बेस करता है। इसका जो है ना फैक्ट्स के साथ जो है कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। इसका जो है आपके फेथ के साथ ताल्लुक़ होता है। फेथ किसे कहते हैं? फेथ से मुराद आपका जो ईमान होता है, आपका जो ज़मीर होता है, उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। सो बिलीव इज़ जज एज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो बिलीव जो है हम इसको जज कर सकते हैं कि आपका जो बिलीव है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ मुस्लिम हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारा ईमान है, ये हमारी बिलीव है कि अल्लाह एक है, ठीक है। कुरान मजीद जो है ये आखिरी आसमानी किताब है जो कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये आखिरी नबी है और इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला। तो ये हमारा क्या है? बिलीव है। ये हमारा जो है क्या है? ईमान है, फेथ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो नॉन मुस्लिम होते हैं, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम के जो बिलीव होते हैं, उनके जो फेथ है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। वो जो है ना मुस्लिम से जो है एग्री नहीं करते, मुस्लिम के जो बिलीव होते हैं उसके साथ एग्री नहीं करते, तो इस वजह से उनको नॉन मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो इतनी इजी और सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज से मुराद ये है कि इंतहाई सिंपल वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को कर रहा हूँ ऐसे आपको किसी ने भी नहीं
की होगी तो आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर यस करके मुझे बताना है कि हाँ, हमें समझ आ रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एटीट्यूड की तरफ। एटीट्यूड क्या है? फीलिंग्स और इमोशन इंक्लूडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट टूवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी चीज़ के बारे में, किसी आइडिया के बारे में या किसी शख्स के बारे में हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, सिंपल अल्फाज में हमारा जो रवैया होता है, तो वो रवैया जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग प्रोफेशन में एथिक्स की क्या अहमियत है, इस पर अब हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन टू बी टेकन इन अ कम्प्लेक्स सिचुएशन। देखिए, आपको पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन में हर तरह का सिचुएशन जो है हमें फेस करना पड़ता है और हर तरह के सिचुएशन को हमने जो है ना उसको डील करना होता है। तो एथिक्स जो है ये हमारे साथ एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे साथ एक ऐसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम उस मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं या जो कम्प्लेक्स सिचुएशन होते हैं, ठीक है, तो उन सिचुएशन में हम इन्हीं एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ डिसीजन मेकिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ैसले लेते हैं और मुख्तलिफ़ एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो मतलब ये है इसका कि हम जो भी एक्ट करते हैं, हम जो भी फ़ैसला करते हैं, तो वो फ़ैसला जो है ना फिर क्या होता है, माशरती तौर पर सही है, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करती हो, ठीक है, और इसी तरह से किसी किस्म का मसला जो है आपके पेशेंट को उससे ना हो। तो एथिक्स जो है ये आपके डिसीजन मेकिंग और आपके मुख्तलिफ जो एक्शंस होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कम्प्लेक्स सिचुएशन में, उसको परफॉर्म करने में जो है बहुत है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट प्रोवाइड्स अस विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। देखें, हम जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जिस हॉस्पिटल में हम काम कर रहे होते हैं, तो उस हॉस्पिटल के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमें पहले दिन ही बताए जाते हैं। उससे हमें पहले दिन ही रोशनास किया जाता है ताकि हम आने वाले दिनों में जो भी काम करें तो वो इस हॉस्पिटल के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करती हो। इसी तरह से हम किसी भी किस्म के सिचुएशन में उस रूल्स रेगुलेशन से वॉयलेट ना करें। तो एथिक्स जो है ये हमारे साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ये हमारे साथ एक ऐसा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का, जिसके बेस पर हम एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइड अ बेस फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नर्स, पेशेंट, कोवर्कर, सोसाइटी एंड प्रोफेशंस। सारी बात है कि एथिकली हम जितने भी एक्ट करते हैं, जितने भी हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने कोवर्कर के साथ जो हम कोऑर्डिनेशन में रहते हुए काम कर रहे हो, ठीक है, या माशरे में रहते हुए हम कोई काम करते हो, तो एथिक्स जो है ये हमारे साथ एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प प्रोवाइड करती है। किस चीज़ में? किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को कायम रखने में, उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिलेमा हो गई, या एबॉर्शन कोई कर रहे, या इसी तरह से इंतोनेशिया हो गई, ठीक है, मर्सी या किलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो डिलेमा में जो है आप एथिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए आपने एक ऐसा फ़ैसला देना होता है या एक ऐसा फ़ैसला जो है लेना होता है जिसमें दोनों फ़रीक़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर आपके उस फ़ैसले से क्या हो, सेटिस्फाई हो। इसी तरह से जब एबॉर्शन हो रही हो, कोई फ़ीमेल जो है वो एबॉर्शन करा रही
हो, ठीक है। तो एबॉर्शन में भी जो है ना आपने क्या करना होता है, पहले तो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स है उसको आपने देखने होते हैं। एथिकली अगर हम देखें इस चीज़ को, एबॉर्शन को, तो ये क्या है, हम एथिकली इसको अच्छा नहीं समझते। हम इसको एक बहुत ही बैड हैबिट समझते हैं कि कोई बंदा जो है या बंदी जो है वो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को क्या करती है, ज़ाया करती है, हमल को गिराती है। तो ये एक बुरा हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम यूजुअली एथिकल डिसीजन लेते हैं जिसमें हम जो पेशेंट होते हैं उनको हम गाइड करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। इट गिव्स अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो एथिकल या एथिक्स जो है इसकी नर्सिंग प्रोफेशन में इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी अहमियत है कि इसी एथिक्स के ज़रिए हम अपनी जो प्रैक्टिस है या जो अपनी प्रोफेशन है इसको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रोफेशन जो है बनाते हैं। तो अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाने में, अपने प्रैक्टिसेस को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें एथिक्स का पता हो। जब हमें एथिक्स का पता होगा, जब हमें रूल्स रेगुलेशन का पता होगा, तो फिर हम हर एक चीज़ उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो फिर हम कभी भी अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उससे तजावुज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से ethics in nursing promote the sense of fundamental responsibilities of nursing care as to promote health, to restore health and to prevent illness and to alleviate suffering, ठीक है। तो ethics जो है ये हमारे साथ एक ऐसा फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए हमारे जितने जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सिंग केयरिंग के हवाले से, जिसमें हमारे साथ लोगों के सेहत को प्रमोट करना, कैसे प्रमोट करना, लोगों को सेहत के हवाले से उनमें शऊर को उजागर करते हुए, इसी तरह से टू रिस्टोर हेल्थ, लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए उनको दोबारा से सेहतयाब की तरफ लाना, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उससे उनको प्रिवेंट करना, उससे बचाना, और जो वो सफ़र कर रहे होते हैं उसको कम करना। तो इस तरह के काम करने की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, या उसको पूरा करने की जो मोटिवेशन है वो हमें किस चीज़ से मिलती है, वो हमें इसी एथिक्स से ही मिलती है। यही एथिक्स जो है हमें ये बताती है कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। It fuels the development of caring attitude, sense of responsibility and accountability, वही बात है। It provides an environment in which the values, custom, religious belief are respected. So ethics जो है ये हमारे साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें जिसके ज़रिए हम एक ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोगों के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, जो चीज़ें अहमियत रखती है उसका हम ख्याल करते हैं, लोगों के जो तौर तरीके होते हैं उसका हम ख्याल करते हैं, और लोगों के जो रिलीजियस बिलीव होते हैं, मुख्तलिफ़ रिलीजन से लोग जो है हॉस्पिटल्स आते हैं तो उसका हम बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसी तरह से ethic tells to hold in confidence personal information, to use judgment in sharing this information where necessary, ठीक है। देखिए ये बात मैंने आपको, जब मैं स्टार्ट कर रहा था इस यूनिट को, तो मैंने उस टाइम भी आपको ये बात बताई थी कि एथिक्स जो है ये हमारे साथ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब एथिक्स में एक बात ये भी आती है कि एथिक्स हमें ये भी सिखाती है कि आपने किसी भी पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हर जगह पर लीक नहीं करनी, किसी के साथ भी जो है ना नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ आपने उसको शेयर नहीं करनी, और जब कभी ज़रूरत आए तो ज़रूरत के मुताबिक ही कुछ लोगों के साथ उसको आप शेयर कर सकते हैं, अपने जो को वर्कर होते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए हमारे साथ जो क्राइटेरिया है वो क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला क्राइटेरिया आपके पास बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहाँ से आपको नॉलेज मिलता हो, जहाँ से आप जो है क्या करते हो, थ्योरी सीखते हो, जहाँ से आप जो है लर्निंग करते हो। तो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज,
जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, जो स्किल्स आप सीख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास जो है आ रही है, तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडवांस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, आप में जो है ना ज़िम्मेदारी लेने की जो है ना आप में एबिलिटी हो, ठीक है, आप अकाउंटेबल हो, तो ख़ुद को चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार समझते हो, तो ये आपकी क्या है क्राइटेरिया है नर्सिंग प्रोफेशन की। क्लाइंट बेनिफिट, आप जो भी काम करें तो उससे आपके क्लाइंट को क्या हो, फ़ायदा पहुंचता हो, ठीक है। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, आपके जो कंडक्ट्स है, ठीक है, वो क्या हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, आपके इखलाक जो है वो बेस्ट होने चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे इंटरेक्शन करनी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे साथ वो क्राइटेरिया है जो कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करती है, इसको बेहतर बनाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स, अब अगर हम एक प्रोफेशनल नर्स की खसूसियात की बात करें तो एक प्रोफेशनल नर्स में बहुत सारी खसूसियात एक ही टाइम में वो मौजूद होती है। सबसे पहली जो खसूसियत आपको देखने को मिलती है प्रोफेशनल नर्सेज में, वो क्या है, केयरिंग है, कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ये अपने पेशेंट का जो है हर तरह से ख्याल रखते हैं, उनके चाहे फिज़िकल नीड हो, चाहे मेंटल नीड हो, चाहे स्पिरिचुअल नीड हो, चाहे सोशल नीड हो, चाहे इकोनॉमिकल नीड हो, चाहे किसी भी किस्म के नीड हो। सो होलिस्टिक केयर देने में प्रोफेशनल नर्सेज जो है वो क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो पहली खसूसियत ये हो गई। दूसरी खसूसियत ये है कि हमारे साथ प्रोफेशनल नर्सेज ऑनेस्ट होते हैं, किसी किस्म की झूठे दावे नहीं करते, जो सिचुएशन होती है नर्स पेशेंट की, ठीक है, तो वो उसी सिचुएशन के मुताबिक पेशेंट को डील करते हैं, उनके अटेंडेंट को डील करते हैं, किसी किस्म की धोखाबाजी, किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं लेते। फेथफुल, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना रिलीजियस होते हैं और फेथफुल होते हैं, ठीक है, और ज़िंदा ज़मीर के लोग होते हैं, ठीक है, ज़मीर जो है इनका ज़िंदा होता है, जो कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे कामों से रोकती है। इसी तरह से पेशेंट सेंटर, पेशेंट से मुराद ये है कि अच्छा जी एक हमारे साथ पेशेंट है, पेशेंट के बहुत सारे मतलब है, ठीक है, और पेशेंट के बहुत सारे टाइप भी है, ये हमारे साथ वो दो मायने अल्फाज में आते हैं, ठीक है। सो पेशेंट मतलब ये है कि सब्रनाक होते हैं, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी जो है ना सब्र से काम लेते हैं और चीज़ों को सब्र करते हुए उसको डील करते हैं। गुड लिसनर, मतलब यह है कि जब हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान पेशेंट जो है वो अपने मसाइल जो है बताते हैं, हमें बताते हैं, तो एक बेहतरीन या एक प्रोफेशनल नर्स की ये खसूसियत होती है कि वो अपने पेशेंट को टाइम देती है और उनकी पूरी बात सुनते हैं। अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, ज़िम्मेदार। कॉम्पिटेंट से मुराद काबिल लोग होते हैं, इनमें काबिलियत मौजूद होती है, स्किलफुल होते हैं, अपनी जो नॉलेज है उस पर मुकम्मल तौर पर इनको एतबार होता है, मुकम्मल तौर पर ये लोग जो है ना उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने वादे के पक्के होते हैं, कमिटमेंट जो लोग करते हैं, ये प्रोफेशनल नर्सेज जो कमिटमेंट इन्होंने की होती है तो उसके पक्के होते हैं। रिफ्लेक्टिव से मुराद ये है कि इन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है उससे जो इन्होंने सीखा होता है तो उसको जो है ना यूज़ करते हुए अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते, किसी किस्म के जजमेंट नहीं करते, ये मुसलमान है या ये नॉन मुस्लिम है, ये अमीर है या ये गरीब है, नहीं, किसी किस्म की जजमेंट जो है प्रोफेशनल नर्सेज नहीं करते, बल्कि सबको एक तरह से ही डील करते हैं और बहुत सेफ़ तरीके से लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो वो ये वो सारे खसूसियात है, ये वो सारे करैक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको एक प्रोफेशनल नर्स में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिस, जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन रखे हुए प्रैक्टिस करते हैं, किसी किस्म के अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। इनकरेज पीयर्स टू फॉलो द सेम, इसी तरह से हमारे साथ जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हुए होते हैं उनको इनकरेज करते हैं, ठीक है, कि वो सीखे जो हम कर रहे पेशेंट के साथ वो सीखे, ताकि फिर ये पेशेंट को हमारे गैर मौजूदगी में उनको क्या करे, उनको ट्रेन करे,
करें, उनकी थोड़ी सी हेल्प करें। फॉलो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल की तरफ से जो रूल रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल बताए गए होते हैं उसी पर अमल करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। गुड एथिकल कंडक्ट इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 1 जो कि आज हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप आज जो है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आंसर टाइम पर ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।